हेलो, वेलकम बैक टू ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब चैनल बाइक से। सो आज मैं वापस आ गया हूँ यामाहा के शोरूम पे। और जैसा मैंने संडे राइड वाली जो मैंने एपिसोड थी उसे मैंने प्रॉमिस किया था कि सारी बाइक्स की ना रिव्यू आती जाएंगी कुछ दिनों पे। तो आज हमारे पास है ना FZX बिल्कुल नए अवतार में। क्या क्या चेंजेज हैं, जस्टिफाई करती है प्राइस को, नहीं करती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। पहले स्टार्ट करते हैं कुछ ब्यूटीफुल से सिनेमेटिक्स के साथ, और उसके बाद बात करते हैं फीचर की, परफॉर्मेंस की, राइड रिव्यू की, हर चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं। तो अगर आपको मैं फ्रंट से दिखाने की स्टार्ट करूँ तो फ्रंट में आपको पहले मिलते थे जो इंडिकेटर्स थे वो बल्ब के थे, अब LED में हो गए। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। जो दूसरा है वो ना आपको यहाँ पे दिखेगा कि मीटर कंसोल को जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको ना ये TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि उसकी अपग्रेड होने की वजह से क्या हुआ है ना कि सेफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ऐड हो गया है। और जो तीसरी अपग्रेड इसमें आई है ना वो है, आप देख सकते हो यहाँ पर बैजिंग लगी हुई है E20 की। E20 क्या है, कैसा है, सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में बाद में। तो ये मेजर तीन ना, मेरे को 3 अपग्रेड मेजर लगते हैं। इसके अलावा एक और जो अपग्रेड हुआ है वो ये है कि एक नए कलर में अवेलेबल होगी ये बाइक, जो कि ब्लू कलर है। अंदर रखी है, मैं फोटो साथ में डाल दूंगा तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बेसिकली डिफरेंस हुई है, और बाकी कलर का डिफरेंस है। अगर मैं बिल्कुल बाकी बाइक की अगर मैं पूरी बात करूँ तो जो आपने पिछले साल देखी होगी ना वैसी ही है। बट कैसे इस बाइक को यामाहा ने फ्यूचर रेडी किया है ना, उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। फ्रंट से बस मैं आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ पूरी बाइक की, कि फ्रंट में अगर आप देखते हो तो आपको 100/80 17 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं। MRF के हैं ये, नाइलो ग्रिप के हैं, जैपर टायर है, नहीं मेट्योर टायर है, जैपर नहीं, मेट्योर FZ टायर है MRF के। अगर फ्रंट की आप डिस्क की बात करो तो वही 282 mm का डिस्क रहता है। वाइब्रे के कैलिपर लगे हुए हैं। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। सबसे जो मेन चीज़ है ना इस बाइक की वो क्या है, मेटल मेटल मेटल, ये तीनों चीज़ें मेटल है। बस यहाँ पे आपको ना फाइबर मिलता है, बाकी पूरी बाइक ना मेटल है, मेटल ये भी मेटल, एवरीथिंग इज़ मेटल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक तो। अगर आप यहाँ से हम आगे बढ़ते तो आपको फ्रंट में ना 41 mm का काफ़ी बढ़िया टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, फ्रंट का सस्पेंशन। और यहाँ पर आपको देख सकते हो आप, यहाँ पर ना लगे हुए हैं क्या ये रबर, जिससे कि ना अंदर गंदगी ना जाए, कोई इशू ना आए। क्योंकि जो मेन मोटिव है ना, जो मुझे लगता है इस बाइक को बनाने का, वो ये है कि आप इसको ऑफ रोडिंग पे ले जाओगे, कहीं दूर ले जाओगे तो ऑफ रोडिंग में ना कुछ भी गंदगी हो या कोई छोटे छोटे ग्रेवल्स के पार्टिकल्स हो वो सस्पेंशन में चला जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लगाए गए हैं। बिल्कुल बचा रहेगा, अंदर कुछ भी गंदगी नहीं जाएगी। अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट पुराना वाला ही है, बीच में आपको प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिलता है और साइड में इसके DRLs आपको दिख जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है बेस प्लेट, जो मेटल का है, आप देख सकते हो। तो कुछ भी आएगा अगर यहाँ से यहाँ मेटल का है, कोई इशू नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं राइडर के लिए, पिलियन के लिए। ये आपका है एग्जॉस्ट है, जिसकी साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। पीछे आप देख लोगे तो यहाँ पर आपको मड गार्ड जैसा मिल जाता है। यहाँ पर और ये एक्सटेंडेड है, बचाव तो करेगा बट पूरी तरीके से नहीं कर सकता। अगर बारिश में आप तो कोई कुछ नहीं कर सकता है फिर तो। अगर मैं पीछे के टायर की बात करूँ तो आपको नहीं ब्लॉक पैटर्न में ज़्यादा दिखेगा। थोड़ा ब्लॉक पैटर्न में होने से क्या होता है कि जब आप ग्रेवल वाले एरिया, जैसे मान लो ये वाला एरिया, ऐसा भी चलाओगे या ऑफ रोडिंग वाले में जाओगे तो ना थोड़ा ज़्यादा ग्रिप आपको मिलेगी, गाड़ी के फिसलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसका जब एडिशन हुआ है किसके साथ, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ, तो उससे और भी ज़्यादा आपको इम्प्रूव्ड इसमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। रियर की बात करें तो 220 mm का इसमें डिस्क मिल जाता है, नेसन के आपको इसमें कैलिपर्स मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप ये मत सोचना कि आपको ड्यूल चैनल ABS की वजह से, वो ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से, वो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ना कि ड्यूल चैनल ABS के लिए। फर्दर की बात की जाए इसके पीछे के सस्पेंशन की, तो ये मोनोक्रॉस सस्पेंशन है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। बाकी जितनी बाइक्स है अपनी यामाहा की सब में आपको ये मिलता है, फ्रंट में और रियर में 41 mm का फ्रंट में, रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। और टायर की मैं अगर पीछे की बात करूँ तो आपको मिल जाता है 140/70 60 के ये आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं, ब्लॉक पैटर्न में रेडियल टायर, ट्यूबलेस। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये, सच बता रहा मैं। पता अगर आप पीछे आते हो तो पीछे भी आपको दिख जाएगा LED के इंडिकेटर्स हैं, पीछे भी टेल लाइट LED के मिल जाते हैं। ये साइड के रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पर एक लाइट रहती है नंबर प्लेट के लिए। आप अगर इस साइड से आप देखते हो तो आपको एक सिंगल सीट मिलती है, जो कि स्टेप अप है। मतलब राइडर और पिलियन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है, ताकि जो पिलियन है ना पीछे से वो भी थोड़ा आगे देख सके चीज़ों को। नहीं तो उनको वो कई बार मैंने देखा लोग साइड से ऐसा देखते रहते हैं, साइड से ना देखें टॉप से देखें। ग्रैब रेल जो है ना, ये लुक स्मूथ में अच्छा नहीं है बट डेफिनेटली मेटल का है तो काफ़ी ना, मतलब वो है, भरोसेमंद है। ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा। कोई पिलियन बैठी है, लेडी बैठी है, कोई बैठा है, तो बहुत अच्छे से ना इसको होल्ड कर सकते हैं। आप अपने सामान को भी कभी इसमें बांध सकते हो, क्योंकि ये मेटल का है, फाइबर का नहीं है।
तो एक बहुत अच्छी एडिशन है ये इसमें। हालांकि लुक्स को ना थोड़ी बिगाड़ती है, मेरे को ऐसा लगता है देखने से कि ना पूरी बाइक बिल्कुल स्लीक लगती है और अंत में ऐसा लगता है आँखों को चुभता है थोड़ा वो। बट अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के हिसाब से, लुक्स को छोड़ के अगर फीचर्स की ऐड होने की बात है तो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। तो अगर मैं बात करूँ इंजन पार्ट की, तो इंजन इस बाइक का वो है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, BS6 कंप्लाइंट है। और अब इसमें क्या ऐड क्या हो गया, ये E20 फ्यूल कंप्लाइंट भी हो गया। E20 फ्यूल कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है कि करंट में जो हमारे पास जो इंडिया में जो पेट्रोल बिक रहा है ना, उसे 3 या 4% इथेनॉल ऐड किया जाता है या उससे भी कम किया जाता है, 2% 3% ऐसे किया जाता है। कमिंग फ्यूचर में क्या होगा कि पेट्रोल क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी कभी ना कभी जो ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी जाके, तो उससे क्या होता है आपके पास अगर कोई चीज़ है जो कि लिमिटेड में है, लिमिटेड उसकी क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना है, तो उसको बचा बचा के यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए अब क्या किया जा रहा है कि आप ना 20% इथेनॉल यूज़ करिए और 80% पेट्रोल यूज़ करिए, और उससे जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उनको चलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें यामाहा का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि दो चीज़ें जो इन्होंने ऐड की है, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस E20 फ्यूल एफिशिएंट, ये दोनों चीज़ें ना इन बाइक्स को ना फ्यूचर रेडी कर रही हैं। अगर आगे चल के गवर्नमेंट कभी ऐसा करती है कि मैंडेटरी कर देती है कि भाई E20 वाले फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स ही रोड पे चलेंगी, या फिर मैंडेटरी हो जाता है जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल होना ही चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था क्या ABS के लिए कि 150 सीसी से अगर बड़ी बाइक है तो उसमें ABS होना मैंडेटरी है, नहीं तो आप मार्केट में बाइक को उतार नहीं सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों के बाद ना जो दोनों चीज़ें ऐड करी गई हैं यामाहा की तरफ से, उसकी वजह से ये बाइक्स ना फ्यूचर रेडी हो गई हैं। अगर मैं बात करूँ इसके पावर आउटपुट की, तो पावर आउटपुट आपको मिल जाता है 12.4 bhp का, और जो टॉर्क है वो 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है आपको इसमें। पावर और टॉर्क ना आपको बिल्कुल इक्वल लेंगे किसके जैसी, FZS जो FZ है 150 उसकी जैसी। तो उसमें सरप्राइज़ होने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इंजन वही वाला है, इंजन में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम इंजन इंप्लीमेंट किया गया है जो FZ में आती है 150 वाले में। अब अगर मैं बात करूँ इसके टैंक की, जो टैंक है वो आपको दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ये जो ऊपर बाहर है मेटल, और उसके अंदर जो मेटल वाला टैंक है ना, वो सिर्फ 10 लीटर का है। तो वो थोड़ा मेरे को सरप्राइज़ करता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, 12-14 लीटर का हो सकता है, क्योंकि FZ अगर आप देखो FZ 150 तो उसमें 13 लीटर का टैंक मिलता है। सेम टैंक इसमें भी लगा सकते थे बट वो नहीं लगाया गया, 10 लीटर का ही मिलता है। माइलेज की बात करो तो एनीवेयर बिटवीन 45 to 50 की माइलेज आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो अगर आप टैंक रेंज की बात करो, 400-450 किलोमीटर, 450 से 500 किलोमीटर के बीच में आपको टैंक रेंज मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो पहले था वही वाला आपको मिलने वाला है, बट इसमें एडेड फीचर है एक, जो कि है क्या, ट्रैक्शन कंट्रोल की। ट्रैक्शन कंट्रोल की एक अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप इसको ना चालू या बंद कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 2 ट्रिप मिल जाते हैं, एक F का ट्रिप भी मिल जाता है, एक ऑटोमेटिक मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक। ये TCS ऑन है ना, यहाँ पर आप देख रहे होगे। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ होगा तो यहाँ पे ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, भाई मैं बंद हो गया हूँ ये हो जाता है। अगर आप ऊपर देखो तो आपको टेल लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं दोनों साइड में, यहाँ पर है हाई बीम लो बीम। ये न्यूट्रल में बाइक अगर लगी तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का है, इंजन माल फंक्शन, ABS, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आप इसको जो राइड कनेक्ट के थ्रू, जो ब्लूटूथ का ऐप है उनका, उससे अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में बाइक को चला रहे हो ना, तो आपके साथ वाले जो उनका भी नेविगेशन आपको शो करेगा कि भाई आपके साथ वाला कहाँ पर है, उसी पाथ पे आ रहा है या अलग हो गया, क्या हो गया, लास्ट पार्किंग वगैरह, ये सारी जितनी फंक्शंस है ब्लूटूथ ऐप का, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया एक फुल इन्फॉर्मेटिव बाइक भी मिल जाती है आपको जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हो। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर जो अच्छी नहीं लग रही है वो क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर ना चार्जिंग पोर्ट है, बट ये चार्जिंग पोर्ट ना 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट नहीं होना चाहिए था, USB वाला होना चाहिए, ताकि जो मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा, जैसे मान लीजिए मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा या फिर मेरा कैमरा है, तो वो ना USB से चार्ज होता है। तो ये चार्जर होके भी ना एक तरीके से मतलब एकदम से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपके पास 12 वोल्ट वाला कन्वर्टर ना हो, जिससे आप चार्ज कर सको अपने फ़ोन को या अपने कैमरा को, वो ना हो। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर USB वाला लगा देना था फंक्शन, वो ज़्यादा ही ईज़फुल हो जाता लोगों के लिए। और अगर बात करूँ इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार सिंगल हैंडल बार है, जो कि ज़्यादातर यामाहा के बाइक्स में आपको देखने को मिल जाती है। जो इसके मिरर्स हैं, इसके बारे में आपको मैं तब बताऊंगा जब मैं इस बाइक को चलाऊंगा। और अगर सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। फाइनली मैंने एक बार आपको सुना देता हूँ इसकी एग्जॉस्ट की साउंड कैसी है, और फिर हम चलते हैं इसकी राइड रिव्यू पे। इट इज़ FZX यामाहा की अपडेटेड वर्जन है। ये प्रॉपर कलर में जो अवेलेबल था वो मैं लेकर आया, बट ये आपको मिल जाएगी दूसरे कलर में भी। E20 की बैजिंग है, ऐसी कुछ चाबी है। तो एक बार लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव, कैसी है चलने में, कैसा फीडबैक है, ब्रेकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन करके मैं चला रहा। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी ना, आप जैसे इस बाइक पर बैठोगे ना, वो कि बाइक बड़ी है
नॉट इन हाइट वाइज, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा ये जो लेग्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड है, मेरे काफ़ी दूर मेरे को लग रहा है, और हैंडल भी काफ़ी वाइड है, तो बिल्कुल ना आप एकदम खुल के ऐसे बैठ के, आपकी बिल्ड ना बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी बिल्ड थोड़ी छोटी है, आपकी हाइट थोड़ी कम है ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आप इस बाइक पे ना सेट नहीं हो रहे हो, थोड़ी हैवी जैसे रॉयल इनफील्ड की होती है ना, बुलेट जैसी, उस तरह की थोड़ी फीलिंग आ रही है मेरे को इस बाइक को चलाने में। बाकी अगर मैं बात करूँ गियर की, तो गियर बहुत ही आराम से शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ना कोई क्लिक की साउंड है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सॉफ्ट है बिल्कुल। क्लच भी लाइटर साइड पे ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक्सेलरेशन का जो रिस्पॉन्स है वो आप देखो, हालांकि अभी स्पीडोमीटर चालू नहीं था, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है स्पीडोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो। और जो एक्सेलरेशन अभी मैं जो दे रहा है ना, वो मेरे को बहुत लाइट लग रहा है, काफ़ी लाइट है, प्रोबेबली अभी नहीं हो जाए जो भी है, बट इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो पहले ही देखिए इसमें सिंगल चैनल एबीएस आ रही थी, डुअल डिस्क ब्रेकिंग इसमें आती है, पहले भी अभी भी आ रही है, बट जो इंक्रीज हुआ है ना वो क्या हुआ है कि नाउ यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, अभी तो सूखी रोड है, अगर कहीं गीली रोड हुई तो मैं आपको दिखाता क्या फ़ायदा होता है उसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या कन्फ्यूजन कि 150 सीसी की बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या काम है। बट एक्चुअली मैं बता दूं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का इंजन की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल बस इतना करता है कि आपके रियर व्हील और फ्रंट व्हील इन दोनों के जो आरपीएम है ना, मतलब कितने तेजी से घूम रहा है पिछला टायर और आगे वाला टायर, इन दोनों को ना एक बराबर बनाते हैं। 3 सिचुएशंस होते हैं ऐसे जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहला क्या होता है कि जब आपकी रोड में कंकर पत्थर है ना, तो उस समय क्या होता है, आपकी पीछे वाली टायर ना ज़्यादा तेज़ घूमने लगती है स्लिप होकर, और आगे वाला टायर नॉर्मल स्पीड पे रहती है, कम स्पीड पे रहती है, तो उससे गाड़ी स्लाइड हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब आप स्लिपरी रोड पे रहते हो, जहाँ पर पानी है, कीचड़ है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, पीछे वाला टायर की आरपीएम ज़्यादा हो जाती है और आगे वाला टायर की नॉर्मल रहती है, जितना पावर उसको मिला उतना ही रहता है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी जो पीछे वाला टायर है ना वो स्लिप किया अगर, या हवा में गई, तो इंजन का जो पावर है वो कंटिन्यू उसमें जा रहा है, तो वो क्या होता है कि उसके आरपीएम को बढ़ा देता है, मतलब पीछे वाले टायर ज़्यादा तेज़ घूमेगा, आगे वाला टायर कम घूमेगा, क्योंकि रोड के कॉन्टैक्ट में रहता है, और वो क्योंकि पावर जनरेट नहीं कर रहा फ्रंट टायर, तो इसलिए। और तीसरा, जब आप किसी टर्न पे होते हो ना, अगर आप मोड़ रहे हो अपनी गाड़ी को, उस जगह पे भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मोड़ते वक्त ना पीछे वाले टायर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ लगता है, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता है, कभी कभी पीछे का टायर जो है वो ज़्यादा रोटेट करता है। और वैसे में क्या होता है, आपने कई बार देखा पीछे जब आप बहुत तेज़ टर्न लेते हो ना, तो उस वक्त आपकी जो गाड़ी होती है ना बाहर की तरफ गिर जाती है, मतलब बाहर की तरफ फिक जाती है अपोजिट साइड में, आप जिस तरफ मोड़ रहे हो ना उस अपोजिट साइड में एक्सीडेंट हो जाती है। इन 3 कंडीशन में ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छे से बचाता है। अगर आपको ना मतलब बिल्कुल सुकून से लंबे लंबे टूर्स लेने हैं 200 300 400 किलोमीटर के ना, तो थकावट नहीं होनी इस बाइक में, मैं ये पक्की बात आपको बता दूं, बड़े आराम से आप चला सकते हो इस बाइक को 200 300 400 किलोमीटर, कोई फील भी नहीं हुआ कितनी दूर आ गए अपन, ऐसा लगेगा आपको। सो ऑन दैट पार्ट मेरे को बाइक बहुत अच्छी लग रही है, बैठने में बिल्कुल शांत हो क्या बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है। मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो अगर मैं रियर ब्रेकिंग का यूज़ करता हूँ तब देखो ठीक है, अच्छा है। वैसे भी पता है आपको कि फ्रंट प्लस रियर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन मतलब अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ फ्रंट का फीडबैक ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मली ये होता भी है। अब अगर मैं देखो इसका जो मेन पर्पस है ना वो क्या है, लॉन्ग टूरिंग करना, रफ पैचेस पे ले जाना, तो जैसे अगर सस्पेंशन की हम बात करते हो तो ये स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, तो बड़े आराम से निकल गई बाइक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नीचे का जो बैश है ना, इंजन जो है वो नीचे टकराया नहीं, जबकि वो स्पीड ब्रेकर काफ़ी बड़ी थी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी नीचे कुछ टकराया नहीं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब जो इसका जो मेन प्रोस्पेक्ट है ना कि अगर आप इसको टूरिंग पे ले जाना चाहते हो, तो अगर आप कभी ऐसे ऑफ रोडिंग में भी ले जाते हो तो नीचे कुछ भी टकराने का कोई डर नहीं है। और अगर कुछ टकराता भी है तो लेट मी रिमाइंड यू कि इसमें बैस प्लेट जो लगा हुआ है इंजन का वो मेटल का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे अगर मैं बता दूँ, अगर आप इस पर सैडलिंग करना चाहते हो, ओके अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो मेरे को सैडलिंग में थोड़ा सा मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा आगे लीन होना पड़ रहा है सैडलिंग करते वक्त, तभी मेरे हाथ की रीच ना हैंडल तक आ रही है। अगर आप मेरी हाइट थोड़ी कम होती ना 5-10, तो सैडलिंग के लिए बनी हुई बाइक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सस्पेंशन का मैं सच बता रहा, थोड़ा हार्डर साइड पे आपको लगेगा, बट जैसे आप इन ग्रेवल वाले एरिया से निकलते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं फील होती है आपको, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। टर्न करके मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल लेन रोड है, बाइक थोड़ी बड़ी है ये, तो ये देखो पाँव रख के आपको मोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिंगल लेन इतनी पतली वाली पर आप चाहोगे ना 10 फीट इसकी होगी ब्रेथ, बिना पाँव रखे नहीं हो पाएगा दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि थोड़ा ना
टर्न एंगल इसका थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स साइज़ ऑब्वियसली। व्हील बेस लंबा होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा टर्न ज़्यादा बड़ा लगता है किसी बाइक में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई फाइनल टेक ऑन दिस बाइक, दिस इज़ अ गुड बाइक, यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर। बिल्कुल ही कंफर्टेबली आप इस बाइक को चला सकते हो बिना किसी टेंशन के, और बहुत बड़ी बाइक जैसी लगती है, अच्छी फील देती है बाइक चलाते वक्त। कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट की क्रूजिंग काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन ही बहुत अच्छे हैं। मेरे को एक चीज़ लगता है कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट कर देना चाहिए यामाहा को, वो ये है कि इसे ना 250 का इंजन लगा देना चाहिए। 250 सीसी अपनी जो FZ है ना, उसका इंजन लगाना चाहिए। 150 ना इसके लुक्स के साथ और इसकी जो वजनदारी दिखती है ना, उसके साथ ना थोड़ा ना कम, आपका तो ना कि कोई चीज़ आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रही है। वही चीज़ मेरे को लग रही है कि 150 सीसी की जो इंजन लगी है ना, वो ना जस्टिफाई नहीं कर पा रही इसके साइज़ को, इसके लुक्स को, इसकी बोल्डनेस को, इसकी प्रेजेंस को। तो अगर वो कर दिया जाए ना कि इसमें इंजन 250 सीसी या थोड़ा बड़ा इंजन आ जाए, देन दिस बाइक बिल्कुल सीधे से टक्कर देगी। किसको मैं बता देता हूँ आपको, रुक के मैं बताता हूँ। तब ये बाइक जो ना ये टक्कर देने लगेगी होंडा हाइनेस 350 को, या फिर अगर आप बात कर रहे हो बुलेट 350 जो क्लासिक आती है, या फिर जो टूरिंग वाली जो बाइक आती है, उन सभी बाइक को, ESD की है या फिर जावा की बाइक्स हैं, इन सभी के लिए। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा ना कि ये फिर ना ओवरऑल एक बाइक बन जाएगी। आप सिटी में भी ले जा सकते हो, आप लॉन्ग टूर पे भी ले जा सकते हो। लॉन्ग टूर से मेरा मतलब क्या रहता है कि जब आप किसी बाइक को ना एक दिन में 600-700 किलोमीटर चला लो और उस बाइक में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं चला रहा था तो वाइब्रेशन के बारे में बताना भूल गया था। तो वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे को वाइब्रेशंस ऐसे कुछ फील नहीं हुए, क्योंकि स्पीडोमीटर चालू नहीं था। तो मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी स्पीड तक गया था, बट अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके हिसाब से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 60-70 तक मैं गया था, बट मेरे को वाइब्रेशंस फील नहीं हुए कुछ भी ऐसा। तो अपन आते हैं अपनी पुरानी बात पे, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था कि अगर इसको 250 सीसी का इंजन अगर इसमें लगा दिया जाए ना, तो ये बिल्कुल ही डील ब्रेकर बाइक हो जाएगी। लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बड़ी बाइक जैसी लगती है। और जिसका जो टैंक है ना, उसकी भी जो कैपेसिटी है बाहर से दिखने में बहुत बड़ी है, अंदर से 10 लीटर है, उसको बढ़ा देना चाहिए। 14-15 लीटर का इसमें अंदर टैंक होना चाहिए, 250 सीसी की इंजन होनी चाहिए, फिर ये बाइक ना धूम मचा देगी, धमाल कर देगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है या कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे छूट गई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।